हेलो एवरीवन, आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने लिनन के बारे में पढ़ा था कि लिनन फाइबर जो है ये कहाँ से प्रोक्योर किया जाता है, इसकी हिस्ट्री क्या है और इसका कल्टीवेशन किस प्रकार से किया जाता है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हमने स्टार्ट किया था। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ना, इसे हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहला स्टेप पढ़ा था हार्वेस्टिंग ऑफ प्लांट्स। हार्वेस्टिंग ऑफ प्लांट्स की मीन्स लिनन प्लांट की हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है, इसे किस प्रकार से प्रोक्योर किया जाता है। ठीक है, सेकंड स्टेप हमने पढ़ा था ड्राइंग एंड रिपलिंग, है ना, कि किस तरीके से जो लिनन का हमारे पास में हार्वेस्टेड प्लांट रहता है उसको कैसे सुखाया जाता है और कैसे उसकी क्लीनिंग या रिपलिंग की जाती है। थर्ड प्रोसेस में हमने पढ़ा था रेटिंग के बारे में। रेटिंग मीन्स गलाने का प्रोसेस, किस तरीके से इसे गलाया जाता है, कैसे इसकी जो आउटर शेल है उसको रिमूव किया जाता है और कैसे जो अंदर से फाइबर्स हैं उनको हम प्राप्त करते हैं। तो यह भी अगेन 4 प्रकार की होती थी, जिसमें पहली आती है वाटर रेटिंग। ठीक है, वाटर रेटिंग जिसके अंदर जो प्लांट्स रहते हैं लिनन के या फ्लैक्स प्लांट्स जो होता है इसको पानी के टैंक्स में गला करके रखा जाता है। ठीक है, ताकि इसके अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो। ठीक है, इसको लगभग 2 वीक तक गला करके रखते हैं ताकि जो इसकी आउटर शेल होती है वो हट जाती है सॉफ्ट होकर के, और जो अंदर के फाइबर्स होते हैं उनका जो गम होता है वो भी थोड़ा सा लूज हो जाता है। ठीक है, सेकंड इसमें हमने प्रोसेस पढ़ा था जो था ड्यू रेटिंग। ड्यू रेटिंग, ड्यू मीन्स ओस के द्वारा या नमी के द्वारा गलाना। अब देखिए, जहाँ पर पानी थोड़ा कम है, ठीक है, या फिर जो जगह ऑलरेडी मॉइस्चर्ड है या ठंडी जगह है वहाँ पर यह प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाएगा, सभी पौधों को ओस के अंदर रख करके बार बार पलटते रहते हैं। ठीक है, और लगभग इसको 3 वीक्स तक इसको रखा जाता है ताकि ओस की वजह से इसकी जो आउटर शेल होती है वो सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, और हमको फाइबर्स जो होते हैं वो स्टेम से अलग होकर के मिल जाते हैं। थर्ड जो था वो हमने पढ़ा था केमिकल रेटिंग। केमिकल रेटिंग प्रोसेस के अंदर हम नेचुरल तरीके से नहीं करके कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं और इसके आउटर शेल को रिमूव करते हैं। अब वो जो केमिकल्स होते हैं वो सोडा वगैरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और देखिए जैसे कास्टिक सोडा यूज़ कर सकते हैं, ऑक्जेलिक एसिड का भी यूज़ किया जा सकता है और गर्म पानी के अंदर इसको किया जाता है ताकि जो ये प्रोसेस होता है ना ये थोड़ा सा फास्टर हो जाए। ठीक है, तो गर्म पानी के अंदर हम डाल करके रखेंगे, यहाँ पर भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, और जो फोर्थ प्रोसेस होता है वो होता है मैकेनिकल रेटिंग प्रोसेस। ठीक है, मैकेनिकल मीन्स यांत्रिक विधि के द्वारा गलाया जाता है। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, गर्म पानी में इसको गला करके रखेंगे और फिर जो रोलर्स होते हैं उनके नीचे इनको थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करके दबाया जाता है ताकि जो सॉफ्टन और जो इसकी आउटर शेल होती है वो हट जाती है, इससे अलग हो जाती है। देखिए ये चारों प्रोसेस है ना, इनके अंदर फर्मेंटेशन तो सभी में होता ही है। फर्मेंटेशन होने से ही जो आउटर शेल होती है, ठीक है, वो सॉफ्ट हो जाती है और इजी टू रिमूव, हमारे हटाने के लिए बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके फोर्थ प्रोसेस की तरफ। जो इसका फोर्थ पॉइंट है वो है ब्रेकिंग एंड स्केचिंग। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है, रेशे जो होते हैं इनको अलग किया जाता है। ठीक है, तोड़ करके अलग किया जाता है। तोड़ने का मतलब जो इसके आउटर शेल है उसको रिमूव करने से है। ठीक है, इसको हम हिंदी में कहते हैं तोड़कर या कूटकर रेशे अलग करना।
इसमें जब हमारी रेटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आफ्टर रेटिंग जो हमारे पास में स्टेम्स होती हैं, ठीक है, अब इनको हम वापस क्या करेंगे, ड्राई करेंगे, इनकी ड्राइंग की जाएगी, क्योंकि वो गीला है उसको फिर से सुखाया जाएगा, क्योंकि वो लूज़ हो चुका है। लूज़ होने के बाद इसे सुखाते हैं और सुखाने के बाद में जो आयरन के रोलर्स रहते हैं ना, इनके नीचे से इनको गुजारा जाता है, ठीक है। आयरन के रोलर्स के बीच में से गुजरने की वजह से जो इसकी स्टैम्प पहले लूज़ हुई थी और अब जो ड्राइड है वो ईजीली ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। जो कठोर भाग है वो टूट जाएगा और क्या होगा, आउटर शेल जो होगी वो तो हो जाएगी ब्रेक, ठीक है। और हमको क्या मिल जाएगा, इससे फाइबर्स जो होंगे ना वो हमको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। यह जो प्रोसेस होता है इसको तोड़ना कहते हैं, जहाँ पे इसकी आउटर शेल टूट जाती है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर रेशो को अलग कर लेते हैं। ये जो काम होता है ये मशीन्स के थ्रू भी हो सकता है, इट कैन बी डन बाय मशीन और हैंड्स, ठीक है। ये हाथ से या मशीन के द्वारा किया जा सकता है आसानी से। अब जो प्रोसेस होता है इसको स्केचिंग कहा जाता है, ठीक है। हमने यहाँ पे पढ़ा ना ब्रेकिंग और स्केचिंग, तो ब्रेकिंग का प्रोसेस तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है जहाँ पर इसके आउटर शेल को हम ब्रेक करते हैं, और जब हम फाइबर्स को प्रोक्योर करते हैं, अलग करते हैं, तो उसको स्केचिंग कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो पूरा प्रोसेस हमने शुरुआत से ही कहा है कि लिनन की जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो इसमें बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत होता है, ठीक है। तो जो भी कारीगर होते हैं, ठीक है, या वर्कर्स होते हैं, वो स्किल्ड होने चाहिए ताकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ये प्रोसेस को किया जा सके और हमारे पास जो हमें फाइबर्स मिलते हैं ना वो टूटे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमको फाइबर्स मिलते हैं ना, अब इनको जैसे इनका लश्चर कैसा है, ठीक है, लश्चर के बेसिस के ऊपर, इनकी लेंथ के बेसिस पर, इनके कलर के बेसिस पर इनको क्या किया जाता है, छांट लिया जाता है, ठीक है। आपने अलग अलग कर लिया, इनकी सॉर्टिंग हम कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लश्चर, लेंथ एंड कलर, फाइबर्स आर सॉर्टेड, है ना, इनकी सॉर्टिंग कर ली जाती है, ठीक है। अब फाइबर्स को सॉर्ट कर लेने के बाद में क्या होगा, और देखिए साथ ही साथ में हमने लेंथ की बेसिस पे कर दिया तो हमने लॉन्ग और शॉर्ट फाइबर्स को अलग अलग कर लिया, ताकि अब हमारे पास में अलग अलग श्रेणी के जो रेशे हैं वो तैयार हो गए हैं, ताकि उनसे हम अलग अलग श्रेणी का कपड़ा बना सकें, ठीक है। अब जो यहाँ के रेशे होते हैं ना, ये जब आप इनको टच करेंगे तो काफ़ी सॉफ्ट और लगेंगे आपको, काफ़ी स्मूथ लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस, फिफ्थ प्रोसेस आता है कॉम्बिंग एंड हैकलिंग। हैकलिंग का प्रोसेस, ठीक है। कॉम्बिंग हमें पता है मीन्स कंघी करना, यह प्रोसेस हमने कॉटन में भी पढ़ा था, है ना। और हैकलिंग मीन्स होता है सफाई करना या इसे क्लीन करना, ठीक है। तो देखिए कॉम्बिंग एंड हैकलिंग का प्रोसेस, इसके अंदर हमने क्या किया, देखिए हमें पता है कॉम्बिंग प्रोसेस क्या होती है, एक प्राइजी प्रोसेस होती है और वहीं पर की जाती है जिस कपड़े को या जिस फाइबर को महंगा बिकेगा वो मार्केट में, है ना, कॉम्बिंग प्रोसेस के साथ बाद में। क्योंकि कॉम्बिंग में क्या होता है, सॉर्टिंग होती है, ठीक है, या सेपरेशन होता है लॉन्ग फाइबर्स का और शॉर्ट फाइबर्स का, ठीक है। दोनों की सॉर्टिंग या सेपरेटिंग कर ली जाती है इस प्रोसेस के अंदर, इसलिए इससे बना हुआ जो कपड़ा होता है वो महंगा आपको मिलता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सॉर्टिंग कर दी। अच्छा, सॉर्टिंग कर लोगे तो उसके बाद में आपके पास लॉन्ग और शॉर्ट फाइबर दोनों अलग अलग रह गए हैं। अब लंबे लंबे फाइबर्स जो होते हैं ना, ठीक है, इनको तो हम कहते हैं लाइन, ठीक है। और जो छोटे छोटे से फाइबर्स होते हैं इनको कहा जाता है टो, ठीक है, लाइन एंड टो, इस नाम से ये जाने जाते हैं, ठीक है।
इनको अलग अलग कर लेने के बाद में अब क्या होगा, देखिए वैसे भी जब आप इसकी कॉम्बिंग करते हैं ना, तो कॉम्बिंग से क्या होता है, सॉर्टिंग के साथ साथ क्या होती है, सॉर्टिंग प्लस क्लीनिंग भी हो जाती है। कैसे होती है, जैसे आप आपके बालों को कॉम्ब करते हैं ना, तो क्या होता है कि जो गंदगी जितनी भी होती है, बाल आपके एकदम सॉफ्ट स्मूथ हो जाएंगे और एक ही अलाइनमेंट में आ जाएंगे, है ना, सारे के सारे सुलझ जाएंगे और साथ में जो भी गंदगी होती है वो भी बाहर निकल जाती है। तो कॉम्बिंग के प्रोसेस में जो गंदगी होती है वो भी हट जाती है। अब क्या है, जो हैकलिंग का प्रोसेस होता है, इसके अंदर रेशे की लंबाई और जो इसकी बारीकी होती है ना, उसका अच्छे से ध्यान रखा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखने के साथ ही अब इसकी जो लंबाई होगी, इसकी बारीकी होती है, मोटाई या छोटा जो होता है, उनको भी अच्छे से अलग अलग कर लिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेज देंगे। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे पास शॉर्ट और लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, तो लॉन्ग फाइबर से तो लिनन का, प्योर लिनन का कपड़ा बन जाएगा। शॉर्ट फाइबर्स जो कि कपड़ा बनाने के लिए उपयुक्त है, उनके बना लिया जाता है। अदरवाइज़ अगर काफ़ी छोटे रेशे होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या कर लिया जाता है, मिश्रित वस्त्र या फिर मिक्स्ड फैब्रिक बनाने के लिए इनको अलग कर लिया जाता है। ठीक है, तो ताकि इससे मिक्स फैब्रिक बनाया जाए। अब हमारा 6th प्रोसेस आता है स्पिनिंग का प्रोसेस। ठीक है, स्पिनिंग जिसे हम कहते हैं कताई, है ना। यही प्रोसेस हमने कॉटन में भी पढ़ा था कि जब हमारे पास में कॉम्बिंग और कार्डिंग और कॉम्बिंग के बाद में जो फाइबर्स तैयार हो जाते हैं, ठीक है, अब उनकी स्पिनिंग कर ली जाती है और उसके बाद उससे यार्न बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं ना, है, इनकी स्पिनिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि इनकी लंबाई की वजह से। लेकिन जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं ना, इनकी स्पिनिंग जो होती है वो होती है ईजी स्पिनिंग होती है। ठीक है, स्पिनिंग करने में दिक्कत नहीं आती है। जैसे कि आपके बाल अच्छे लंबे हैं तो आप अच्छे से उनकी ब्रेडिंग कर सकते हो, गूंथ करके चोटी बना सकते हो। लेकिन किसी के अगर शॉर्ट फाइबर्स हैं या बीच बीच में छोटे छोटे से बाल आते हैं तो आपको चोटी बनाने में दिक्कत होती है ना, और वो दिखने में भी इतनी सुंदर नहीं लगती जितनी लंबे बालों की लगती है ना। तो वही होता है कि लंबे रेशों से बना हुआ कपड़ा होगा वो ज़्यादा सुंदर लगेगा बजाय कि शॉर्ट फाइबर्स के। ठीक है, देखिए लिनन का जो रेशा होता है, इसकी क्वालिटी होती है क्योंकि इसकी लेंथ अच्छी होती है ना, इसलिए इसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो भी इसकी अच्छी होती है। लेकिन स्ट्रेंथ तो अच्छी है, लेकिन जो इसकी टेनेसिटी है ना, साथ ही साथ में इसकी जो इलास्टिसिटी है, ठीक है, ये दोनों इसमें अच्छी नहीं होती है। ना तो इसकी टेनेसिटी अच्छी होती है, ना इसकी इलास्टिसिटी अच्छी होती है। ठीक है, और इन्हीं की वजह से इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होती है। तीनों चीज़ें नहीं होगी, तो जिसकी वजह से क्या होता है, अब हम जो इसका स्पिनिंग प्रोसेस करेंगे ना, बहुत ही केयरफुली करना होगा क्योंकि अगर इसमें ज़रा सी भी चूक हो जाती है, ठीक है, तो फटाक से, क्योंकि इसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इस रेशे के अंदर, तो यह रेशा जो होगा बहुत ही जल्दी चटक करके टूट जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो लिनन के हमारे पास में लॉन्ग फाइबर्स रहते हैं ना, इनको स्प्रेडर मशीन की, जो स्प्रेडर मशीन होती है उसके द्वारा इसकी स्पिनिंग की जाती है। ठीक है, इस मशीन से हम करेंगे इसका स्पिनिंग प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जब रेशो को इस तरीके से मशीन के ऊपर रखा जाता है तो एक के ऊपर एक थोड़ा सा चढ़ा करके रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये थोड़े से फाइबर ड्राई होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, हम एक दूसरे के ऊपर चढ़ा करके इनको रखेंगे और फिर इसके बाद रोलर की सहायता से इनको थोड़ा थोड़ा सा घुमाया जाता है। घुमाने से क्या होता है, इसकी जैसे अब इतने सारे ये फाइबर्स एक साथ पड़े हुए हैं तो इसकी अलग अलग पूनियाँ इस प्रकार से तैयार हो जाती है। ठीक है, मोटी मोटी जिनको घुमा घुमा करके इसकी बटाई की जाती है। क्योंकि हमें पता है कि लिनन का जो फाइबर होता है ये ड्राई होता है। ठीक है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होती है, तो ड्राई जितना रहेगा ये उतना यह ईजीली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर इसको मॉइस्चर प्रोवाइड किया जाना चाहिए। बार बार मॉइस्चर प्रोवाइड करने से क्या होता है कि यह सॉफ्ट रहता है। ठीक है, और जब हम इसकी स्पिनिंग करते हैं तो उस टाइम पर यह टूटते नहीं हैं। ठीक है, और एक जैसा इनको बनाए रखने के लिए इनका जो टेम्परेचर है वो भी कॉमन एक साथ
नियत तापमान रखा जाता है 120 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर पे रखा जाता है, ठीक है। फिर इसकी ट्विस्टिंग कर करके इसके धागे तैयार कर लिए जाते हैं। अब देखिए, अगर इसकी हम ड्राई कंडीशन में स्पिनिंग करेंगे ना तो बनने वाला जो धागा होगा वो भी रूखा सा कड़क होगा, ठीक है, और खुरदरा सा होगा ना, उसकी चमक अच्छी होगी। लेकिन अगर हम मॉइस्चर वाले एनवायरनमेंट के अंदर अगर इनकी स्पिनिंग करते हैं तो जो फाइबर होता है वो काफ़ी स्मूथ अच्छा होता है, चिकना होता है, ठीक है, और खुरदरा भी नहीं होता है ये फाइबर, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस आता है वीविंग का प्रोसेस। वीविंग जिसे हम कहते हैं बुनाई करना, है ना। जब हमारे धागे तैयार हो जाते हैं, देखिए हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं फाइबर टू यार्न हमारा रेडी हो चुका है। अब बुनाई के प्रोसेस के अंदर हम यार्न से फैब्रिक प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। फैब्रिक प्रिपेयर करने की मेथड होती है वीविंग मेथड, है ना, बुनाई के द्वारा। तो बुनाई की भी कई सारी टेक्निक्स होती है जिनके द्वारा कपड़ा बुन करके तैयार किया जाता है। अलग अलग टेक्निक का यूज़ करेंगे तो जो फैब्रिक होता है उसमें अलग अलग डिज़ाइंस क्रिएट हो जाती है, ठीक है, और जिससे फैब्रिक जो होता है वो दिखने में थोड़ा अलग भी दिखता है, साथ ही उसकी जो क्वालिटीज़ होती है वो भी अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो देखिए, बुनाई जिस तरीके से लिनन के जो फाइबर्स होते हैं इनकी स्पिनिंग थोड़ी सी कठिन होती है, बहुत ही केयरफुली की जाती है, उसी प्रकार से वीविंग में भी बहुत ध्यान रखा जाना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी का, इलास्टिसिटी का और टेनिसिटी, इन तीनों गुण का इसमें अभाव होता है, इसलिए, ठीक है। तो क्योंकि क्या होता है, जो वीविंग प्रोसेस की जाती है ना, यह लूम के ऊपर की जाती है, लूम मशीन के ऊपर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो फाइबर्स होते हैं, जो धागे होते हैं यार्न, इनके ऊपर बार बार बुनाई के प्रोसेस के दौरान झटका पड़ता है, और झटका पड़ने से क्या होता है कि जो धागे होते हैं वो बहुत ही ईजिली टूट जाते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब क्या है कि जो लिनन का फैब्रिक बनाया जाएगा तो उस टाइम पर जो लिनन के धागे होते हैं ना, इनके ऊपर क्या की जाती है, ड्रेसिंग की जाती है, ठीक है, या इसके ऊपर एक लेप लगा करके इसको तैयार किया जाता है। तो लेप लगाने से क्या होता है कि जो इनकी वीविंग होती है वो बहुत ही आसान हो जाती है हमारे लिए। अब देखिए, जो लिनन का फैब्रिक होता है इसमें एक पाइल वीविंग नहीं की जा सकती है और ट्विल वीविंग भी नहीं करनी होती है, ठीक है। तो पाइल वीविंग तो की ही नहीं जा सकती है क्योंकि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, इसलिए इतना फाइबर मुड़ता नहीं है। पाइल वीव जो होती है, जैसे आप टॉवल्स और नैपकिन्स देखते हो आपके ना, उसके ऊपर इसी तरीके से रोए उठे हुए रहते हैं, वो पाइल वीव कहलाती है, ठीक है। और जो ट्विल वीव होती है वो भी नहीं की जाती इसके ऊपर ऑलरेडी, क्योंकि इसका जो धागा होता है उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए, ठीक है। तो इस लिनन से जो हम फैब्रिक बनाते हैं उसमें आप जैकार्ड वीव कर सकते हो, ठीक है। प्लेन वीव से इसका कपड़ा बनाया जा सकता है, साटिन से, सटीन मेथड, सटीन वीविंग से इसके कपड़े को तैयार किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट प्रोसेस इसके अंतर्गत आता है फिनिशिंग का। फिनिशिंग प्रोसेस, जिसे आप परिष्कृति या परिसज्जा कहते हैं, ठीक है, परिष्कृति या परिसज्जा। तो देखिए, जब तैयार हमारा कपड़ा हो जाता है यहाँ पर फैब्रिक, तो हम यहाँ पर अब किसका फिनिशिंग का प्रोसेस इसके लिए करेंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे जब हम कहीं जाने के लिए तैयार होता है ना, तो हम खुद को एक फिनिश टच देते हैं, ताकि क्या होता है, जो भी कमियाँ रह गई है हमारे तैयार होने में, हम उसको सुधार सकें, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या होता है, जब कपड़ा तो बन करके तैयार हो गया, लेकिन हो सकता है उसमें से कहीं से धागे टूटे हुए निकले हो, कहीं दाग धब्बा लगा हुआ हो सकता है, कहीं से मिट्टी लगी हो सकती है, कहीं कलर लग गया है एक्स्ट्रा उसके ऊपर, ठीक है, या फिर हमें अब उस कपड़े को डाई करना है या उसको प्रिंट करना है ना, या उसको ब्लीच करना है। तो इस तरीके की जो सारी मेथड्स होती है, साथ ही साथ उसको उस पर बहुत सल पड़े हुए सलवटें हैं, तो उसको प्रेस करना है, उसको वॉश करके उस पूरे कपड़े का कलर साफ़ करना है। तो यह सारी चीज़ें की जाती है। और देखिए, वर्कर्स जो काम करते हैं फैक्ट्रीज़ में, तो जब कपड़ा बनता है तो उनके भी उस कपड़े के ऊपर हाथ लगते हैं, तो उसकी वजह से भी जो कपड़ा होता है वो गंदा हो जाता है ना। तो
कपड़ों को फिनिश करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ब्लीचिंग की जा सकती है, ठीक है, वॉशिंग की जा सकती है, आयरनिंग की जा सकती है, डाइंग की जा सकती है, प्रिंटिंग की जा सकती है, स्टेन रिमूविंग की जा सकती है। तो बहुत सारी प्रोसेसेस इसके साथ में किए जाते हैं। अब देखिए ये प्रोसेस किए जाते हैं। हमने अब बात करी है जैसे डाई करने की, है ना, उसको डाई करना। जैसे कि कॉटन का फैब्रिक था, उसको डाई करना मुश्किल था ना, उसी तरीके से लिनन के कपड़े को डाई करना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जो इसका रेशा होता है वो थोड़ा कड़ा ब्रिटल होता है ना थोड़ा सा, और नॉन पोरस होता है, ठीक है। नॉन पोरस जो पोरस चीज़ होगी, अर्थात उसके अंदर इस प्रकार से छिद्र होंगे किसी में, ताकि कि उसके अंदर चीज़ें या कोई लिक्विड होगा आसानी से चला जाएगा। लेकिन ये नॉन पोरस होता है तो इसके ऊपर कलर चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, ठीक है, ईजिली कलर उस पर चढ़ नहीं पाता है, तो इसलिए इनको कलर करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप लिनन का कोई फैब्रिक ख़रीदते हैं तो कोशिश कीजिए कि लाइट कलर्स को आप प्रेफर कीजिए, ठीक है, या फिर वाइट लिनन फैब्रिक को आप प्रेफर कीजिए, क्योंकि ये लाइट कलर्स होते हैं तो ये ज़्यादा फेड भी नहीं होते हैं और ये लाइट कलर्स ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं, ठीक है, लिनन के कपड़े को। इसलिए बहुत ज़्यादा आपको मतलब डार्क कलर का लिनन फैब्रिक नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये हमारा प्रोसेस था जिसमें आज हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंप्लीट किया है। यहाँ पर हमारी लिनन की मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इसमें हमने टोटल 8 प्रोसेसेस पढ़े हैं। आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।